स्पेशल केस बता रहे हैं, ठीक ना, इसको समझना है। टॉर्क इक्वल्स टू बताए थे P क्रॉस E, नहीं, और इसका मैग्नीट्यूड होता था P इंटू ए इंटू साइन थीटा, होता था ना, ठीक ना। तो 3 स्पेशल केस है, बहुत काम का है, ठीक ना, इसको समझना है। ये कॉन्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E हो गया इधर, P हो गया निगेटिव से किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, थीटा है एंगल बिटवीन क्या चीज P एंड E, ठीक ना। तो एक चीज तो स्पष्ट है, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम रख रहे हैं किसको, डायपोल को, तो एफ नेट ये हमेशा कितना होगा, जीरो होगा, ये बता चुके हैं, एफ नेट हमेशा कितना होगा, जीरो। टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना, टॉर्क था तभी तो घूमने लगा था। व्हेन थीटा 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 दो वेक्टर P और E के बीच का क्या एंगल है, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर P। पहला केस में जब थीटा लेते हैं कितना, 90 डिग्री, थीटा कितना लेते हैं, तो थीटा अगर 90 डिग्री लेंगे तो कहने का मतलब ये ऐसा दिखेगा, ये हो गया E और ये होगा तुम्हारा माइनस Q प्लस Q, ये ना होगा P, देखो E, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक ना। थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो जस्ट ऐसे हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री नहीं लेते हैं, 180 डिग्री छोड़ दो, 90 डिग्री, ठीक ना। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, साइन थीटा साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखो यहां पर ई कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब ई का जो वैल्यू दिया जाएगा वो घटेगा भी ना बढ़ेगा भी, नहीं बढ़ेगा। पी क्यू इंटू 2r, तो पी कोई भी डायपोल अगर दे दिया गया है तो क्यू का वैल्यू ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, नहीं, और दोनों के डायपोल का लेंथ भी नहीं घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो P और E दोनों यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है, ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। चेंज कौन करेगा, थीटा चेंज करेगा तो साइन थीटा चेंज करेगा, ठीक ना। तो देयरफॉर टॉर्क PE साइन थीटा, समझने के लिए थोड़ा देर के मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो ये 20 है और ये कितना है, 5 है, समझने के लिए यहां ध्यान दो, ठीक ना, वो सब कॉपी में लिखा हुआ है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं E का वैल्यू कितना है 20 और P का वैल्यू कितना है, तो P इंटू E का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। तो PE कितना हो जाएगा 100। अब यहां पर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा मतलब 100 साइन थीटा, ये ना होगा, PE साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 100 साइन थीटा। तो 100 साइन थीटा ये किसका वैल्यू है, PE साइन थीटा का वैल्यू है, मतलब किसका वैल्यू है, टॉर्क का वैल्यू है। ये मैक्सिमम कब होगा, मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। तो यहां पर यहां पर हम देख चुके हैं थीटा 90 डिग्री है, साइन थीटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन का, साइन थीटा का, नहीं। इसलिए यहां पर टॉर्क का जो वैल्यू आएगा PE साइन थीटा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसका, टॉर्क का, नहीं, क्योंकि ये 100 है और जानते हैं ये साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, नहीं तो फिर 0 होगा, नहीं तो हाफ होगा, नहीं तो √3/2, ये सब होता है, तो छोटा हो जाएगा ना। तो 100 में अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हो जाएगा, और 100 में अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। तो ये जो यहाँ पर इस केस में वैल्यू होगा, ये कैसा वैल्यू होगा, मैक्सिमम, और साइन थीटा की जगह पर हम कितना लिखेंगे 1, तो देयरफॉर टॉर्क
मैक्सिमम पी ई, साइन थीटा का वैल्यू 1 लिख दिए, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना, पीई, जब थीटा कितना डिग्री, समझ में आ गया, ठीक ना। कॉपी में ऑलरेडी लिखा होगा, 3 केस हम बताएं, ठीक ना, उसी को समझा रहे हैं। हर केस में एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, एफ नेट हमेशा 0 होगा। चलो अब देखो दूसरा केस, थीटा इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना, 0। अब देखो ये हो गया ई, तो साइन थीटा साइन 0 डिग्री, मतलब वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। वेक्टर में हम थोड़ा बहुत बताएं कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, नहीं होता है। ये 90 डिग्री है ना, ऐसे कर दिए, कितना डिग्री हो गया, दोनों के बीच का एंगल घट के 0 डिग्री, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक ना। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर पी और ई के डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो देखो ई इधर है और ये हम इधर ले लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू अगर हम लिए हैं इस तरह से, तो जानते हैं पी का डायरेक्शन नेगेटिव से किधर की तरफ, तो पी भी इधर ही है, ई भी इधर ही है ना, कोई दिक्कत। चलो तो यहां पर टॉर्क पी ई साइन थीटा, तो साइन थीटा इस बार कितना है, 0 है, यहां पर 0 इंटू समथिंग कितना, 0, मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 होगा। टॉर्क 0 होगा तो ये डायपोल घूमेगा, घूमने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, ठीक ना। और ये टॉर्क अगर 0 है और थीटा कितना डिग्री है, इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, ठीक ना। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, एक तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी तब कहलाता है जब नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स तो 0 ही है, टॉर्क भी कितना है, तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी मूव करेगा, नहीं करेगा, नेट टॉर्क 0 होगा तो बॉडी रोटेट करेगा, नहीं करेगा। मतलब इस केस में ना तो ये चल सकता है ना घूम सकता है, ठीक ना, ना चल सकता है ना रोटेट कर सकता है। इस केस को बोला जाता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम, क्या बोला जाता है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, लेकिन मैकेनिक्स में बोला जाता है, किसमें, लेकिन यहां इस केस में, ठीक ना, जब थीटा 0 डिग्री और टॉर्क कितना आ गया 0, फोर्स तो ऑलरेडी 0 है, इस केस को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखो, ठीक ना। एक होता है, एक और केस होगा, वो भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन वो कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको, वो भी तुरंत बताएंगे। देखो अभी हम इसी पर न रख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है, ये हमारा पी ऐसे होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम इसको, ये ऐसे है एकदम इसी पे है, किसके डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, थोड़ा सा भी अगर हम डायपोल को ऐसे कर दें, देखो डायग्राम बनाते हैं एकदम हल्का सा, देखो हल्का सा, अब तो अब बोलो, अब ये 0 डिग्री है, नहीं ना है, 0 डिग्री से थोड़ा सा वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहां पर जानते हैं, यहां पर फोर्स लगेगा इधर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां पर फोर्स लगेगा किधर, F2 इधर लगेगा। अब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसका ऐसे पास करेगा, करेगा ना, इसका इधर से पास करेगा, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, फिर वो घूम जाएगा, नहीं इधर घूमेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक घूमेगा, नहीं कोई दिक्कत। तो यहां पर अगर हम 0 डिग्री से थोड़ा सा भी एंगल चेंज कर दें, ये घूमकर यही ना हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब बोलो, अगर ये ऐसे होगा, अगर ये रॉड को हम ऐसे कर दिए तो इसका ये डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी ऐसे होगा, होगा ना, ठीक है। अब लेकिन जानते हैं इस केस में जैसे ही ये ऐसे होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम के किसके अलाइन हो जाएगा,
किसके डायरेक्शन में हो जाएगा? किसके डायरेक्शन में होगा? ई के डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब पी फिर ऐसे हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पी हमेशा रहना चाहता है किसके डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा सा अगर हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दें, तुरंत ये घूम के ऐसे हो जाएगा, नहीं? ठीक है, किसके अलाइन हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अलाइन हो जाएगा, ठीक ना। ये बुक में लिखा गया है कि पी, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमेशा इसका टेंडेंसी होता है उसका कि वो हमेशा चाहता है किसके डायरेक्शन के साथ रहे, हमेशा किसके डायरेक्शन के साथ रहे? हमेशा वो चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग रहे, ठीक ना। कोई दिक्कत? दूसरा केस हो गया थीटा 0 डिग्री, टॉर्क 0। विच केस? मतलब इसमें इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे फिर वहीं आ जाएगा लौट के, ठीक ना। जैसे तुम लोगों का पढ़ाई, अगर यहाँ पे तुम लोग 1 घंटा पढ़ने आती हो, ठीक ना, बहुत कुछ सीखती हो। यही काम अगर हम घर में देते हैं, 4-5 घंटा बैठे हुए हैं, पता चला वहां भी हो रहा है पढ़ाई, लेकिन यहाँ और घर में कहाँ बेटर पढ़ाई होता है? यहाँ पर ज्यादा सीखती हो, ठीक ना। तो तुम लोगों का स्टेबल जो स्टडी कर सकते हैं कहाँ होगा? घर में होगा या यहाँ होगा? यहाँ होगा। जो चीज हो सकता है तुम लोग घर में 5-6 घंटा में सीखो, वो हो सकता है यहाँ पर आधे घंटा में सीख जाओ, ठीक ना। तो एक क्लासरूम जो है वो पढ़ाई का मतलब सबसे स्टेबल प्लेस है, नहीं? अब देखो अनस्टेबल प्लेस, घर को अनस्टेबल प्लेस बोल सकते हैं, ठीक ना, वहां भी सीखोगी। दूसरा देखना यहाँ पर थीटा कितना कर देते हैं? 180 डिग्री। तो साइन थीटा, साइन 180 डिग्री, ये भी 0 होता है, ठीक ना। चलो मतलब इस बार ऐसा रहेगा, इस बार इधर रहेगा निगेटिव, इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये, ठीक है। बोलो P इधर है, E इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है, तो ये एंगल कितने डिग्री? 180 डिग्री। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक ना। चलो टॉर्क भी 0 होगा, इस केस में भी टॉर्क 0 होगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर टॉर्क 0 इस केस में भी है, पिछले केस में भी 0 था, लेकिन पिछले केस में यहाँ पर थीटा कितना डिग्री था? 0 डिग्री। क्या कहा गया? लेकिन जैसे थीटा बदल गया 180 डिग्री है, टॉर्क 0 है, अब ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? ठीक ना। क्यों कहलाएगा? अभी हम तुरंत बताएं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का टेंडेंसी होता है वो हमेशा किसके डायरेक्शन में रहना चाहता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का टेंडेंसी होता है, ये प्रवृत्ति होता है, ठीक ना। ये उसका हमेशा चाहत होता है कि हम रहें हमेशा किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो क्या अभी इसके डायरेक्शन में है? कभी क्या अभी इसके डायरेक्शन में है? स्टेबल तो है नहीं, ठीक ना। स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। लेकिन टॉर्क इसके पास कितना है? टॉर्क 0 है, फोर्स भी 0 है, तो टॉर्क 0 फोर्स 0, तो फिजिक्स कहता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। किसमें? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये चाहता है हमेशा किसके डायरेक्शन में रहें? ई के डायरेक्शन में। चलो इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट भी है, लेकिन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? मतलब अभी भी उसका मन कर रहा है कि थोड़ा सा मौका मिलेगा, हम उलट जाएंगे इससे, ठीक ना, और एकदम स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद हमको दिक्कत नहीं होगा। देखो इसको ना हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देखो ये अभी सीधा है, इसको अगर मान लो हम कुछ इस तरह से बना दिए, यहां पर इस छोर पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, इधर इधर क्या चीज? पॉजिटिव, ठीक ना। तो अब बोलो, अब जानते हैं यहां पर फोर्स किधर लगेगा? किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इधर मान लेते हैं F1 और इधर F2। कैसे घूमेगा बोलो? क्लॉक या एंटी क्लॉक? इसके कर क्लॉक, ठीक ना। तो ये जो है तुम्हारा, ये ऐसे है, एकदम ऐसे घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा? ऐसे घूम के किसके डायरेक्शन में हो जाएगा? ठीक ना। उस बार थोड़ा सा घूम रहा था, इस बार देखो कितना बड़ा के एंगल से घूम जाएगा। ये 60 से इधर भी आ सकता था, ये नहीं। तो इधर आएगा तो फिर तो इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा? ई के अपोजिट। क्या रहेगा? अनस्टेबल। जैसे इसको मौका मिलेगा थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, 60 से ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका
P इसके डायरेक्शन में, समझ में आया? ठीक है, तो तुम लोग जो घर में पढ़ती हो वो भी पढ़ाई है, क्लास में पढ़ती हो वो भी पढ़ाई है। क्लास का पढ़ाई स्टेबल इक्विलिब्रियम, घर का पढ़ाई ठीक ना, कोई दिक्कत है? यहाँ भी वही ना हो रहा है। ये इस केस में भी स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब शांत है। जैसे इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे, घूम के चला जाएगा कहाँ, पढ़ने के लिए क्लास, ठीक ना, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? ये इसका 3 केस है, वही हम लिखे हैं उसमें, ठीक ना। क्या हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो अभी तक जो चीज पढ़ रहे, इतना मतलब इतना सारा चीज पढ़े हैं, वो सब क्या होगा, फेल हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म के लिए नहीं पढ़े थे, बुक में ना थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया है एनसीईआरटी में, तो बताना जरूरी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब क्या होगा, या तो वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक ना। यूनिफॉर्म में हर जगह क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम था। अब यह तो हो सकता है कि जो जो हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा होगा, या अगर हम आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक ना। उसको समझना है थोड़ा सा। ये था ए यूनिफॉर्म, ये क्या था, यूनिफॉर्म, पहला केस में ए अगर यूनिफॉर्म है तो हमको पढ़ना है यहाँ पर ई यूनिफॉर्म, थीटा लेना है 0 डिग्री और 180 डिग्री। ई नॉट यूनिफॉर्म, लेकिन थीटा हमको बुक में बोला गया है कि सिर्फ आप 2 ही केस को जानिए, ज्यादा केस के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब हम थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री और कितना, ठीक ना, ये लेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म था तो ई यूनिफॉर्म था तो हम पढ़ चुके हैं टॉर्क, दोनों केस में क्या था, 0 था, अभी देखे हैं, ठीक ना। अब देखते हैं क्या होता है। हम मान लेते हैं कि जब हम P के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के डायरेक्शन में बढ़ते हैं आगे, तो E का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज होता है। अरे हम इधर से इधर जाएंगे, यूनिफॉर्म केस में हर जगह क्या मिलेगा, E सेम मिलेगा। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो या तो हम आगे बढ़ेंगे तो E का वैल्यू बढ़ता हुआ मिलेगा, दिखेगा, या क्या दिखेगा, घटता हुआ दिखेगा। तो बुक में कहा गया है कि जो स्पेशल केस है उसी को यहाँ पर लेके चलना है। तो हम मान लेते हैं E का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जब हम किसके डायरेक्शन में मूव करते हैं, P, ठीक ना। तो यहां पर हम P बना लेते हैं, थीटा हमको या तो 0 रखना है या क्या रखना है। तो पहला केस में थीटा कितना डिग्री, तो इस केस में जानते हैं E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन सेम होगा। यहां पर रखते हैं कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव, क्योंकि P का डायरेक्शन माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर होगा ना। चलो F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला E इंटू क्यू होता है, ठीक ना। चलो दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। हमको पता है अगर हम यहां रहेंगे, यहां पर E का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। यहां पर वैल्यू मान लेते हैं ये A है, ये B है, यहां पर मान लेते हैं E का वैल्यू EA, और यहां पर आएंगे E का वैल्यू डिनोट कर रहे हैं किससे, EB। यहां से यहां आ गए, यहां पर EA है मैग्नीट्यूड, यहां पर EB है मैग्नीट्यूड, कहां पर ज्यादा होगा बोलो, लिखे हैं E इंक्रीज कर रहा है किसके डायरेक्शन में। तो अगर हम यहां से इधर जाते हैं तो आगे बढ़ गए, तो आगे EB का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, पीछे वाले का क्या होगा। चलो FB मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन विच चार्ज, क्यू, E यहां पर कितना है, EB इंटू कितना, क्यू लिखेंगे। और FA, E यहां पर कितना है, A इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, Q, दोनों ही Q से मल्टीप्लाई हुआ है, FA FB दोनों में ही E से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन कौन बड़ा है, हाँ, तो सिंस EB ग्रेटर देन किसके, EA, तो EB इंटू क्यू ग्रेटर देन EA इंटू क्यू लिखेंगे। और EB इंटू क्यू क्या है,
एफ बी ग्रेटर देन ई इंटू क्या है, एफ ए। कोई दिक्कत? मतलब यहां पर जो फोर्स लग रहा है, किस चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो क्या है, ग्रेटर है। किस पर फोर्स लग रहा है, जो निगेटिव चार्ज, जो सेम मैग्नीट्यूड का है, ठीक ना। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, लेस है। नहीं कोई दिक्कत? तो अब बोलो, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो क्या होगा आंसर, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो यहां पर एफ नेट इक्वल टू 0 होगा। बोलो, एफ नेट 0 तभी ना होगा जब दोनों का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स किधर लगेगा, उल्टा लगेगा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब ना एक में दूसरे को घटाएंगे और 0 हो जाएगा। तो एक का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है। अरे यहां पर एफ बी पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। निगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या चीज, अपोजिट। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। हम पढ़ाए थे नेट फोर्स, नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए होगा। लेकिन एफ बी माइनस एफ ए ये कट के तो 0 नहीं होगा इस बार, नहीं होगा। तो ई क्या है इस बार, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म था तो एफ नेट कितना, यूनिफॉर्म के केस में एफ नेट कितना, 0। नॉन यूनिफॉर्म के केस में एफ नेट 0 नहीं होगा, ठीक ना। टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन एफ नेट 0 नहीं होगा। तो एफ नेट 0 अगर नहीं होगा तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोलो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं है। फोर्स अगर कुछ ना कुछ है तो जहां पर फोर्स रहता है वहां पर एक्सेलरेशन भी होता है। क्या होता है, और एक्सेलरेशन तभी होगा जब बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा ना। तो इसका मतलब इस बार ये डायपोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये तो बात की बात है, ठीक ना। टॉर्क तो होगा ही। अब ये डायपोल घूमने के साथ साथ क्या होगा, वहीं रहेगा या आगे भी बढ़ेगा। एफ क्या है, 0 नहीं है। एफ बराबर एम ए होता है ना, ठीक ना। फोर्स के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी कब बोलते हैं, जब बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। ये पहले जब क्या था, यूनिफॉर्म था तो सिर्फ क्या हो रहा था, बोलो, घूम रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। अब ये फोर्स 0 नहीं है तो एक जगह से दूसरे जगह भी ये क्या करेगा, मूव करेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यही चीज बुक में बताया है, थोड़ा सा याद रखना है। पूछेगा क्या, यहाँ पर फिगर बना देगा, ठीक ना। फिगर बना देगा, थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। 4 ऑप्शन देगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी पहला ऑप्शन। दूसरा, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, या एफ बी इज लेस देन एफ ए, या चौथा देगा नन ऑफ दीज। मेरे पास ऑप्शन है, देख लो, एफ बी इज ग्रेटर देन क्या चीज, एफ ए, ठीक है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव, बहुत सीबीएसई में भी पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? दूसरा केस क्या पढ़ना है, इसमें कंक्लूजन निकल गया, ठीक ना। ये शायद नहीं लिखाए थे, लिख के भेज देंगे आज, ठीक ना। दूसरा लेते हैं, कौन सा, 180 डिग्री। इसको सिर्फ क्या करना है, चेंज कर देना है। इधर लेंगे माइनस, इधर लेंगे क्या चीज, प्लस। पी का डायरेक्शन माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर, ठीक ना। चलो अब बोलो, अगर हम फिर से ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, इस बार फोर्स फिर से कहां ज्यादा होगा, बोलो। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ज्यादा होगा, ये तो बदल दिया है। हाँ, ए पे ज्यादा होगा, ठीक ना। तो ए पे ज्यादा होगा तो इस बार, पिछली बार ए ही लिए थे ना। चलो, ए पे ज्यादा होगा तो यहाँ पर एफ ए, और यहाँ पर कितना, एफ बी। कहां पर फोर्स बड़ा होगा, हाँ, तो एफ ए ग्रेटर देन एफ बी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, बस यही मेन चीज है, बुक में इसमें लिखा गया है, ठीक है। ये इतना सा लाइन में इसको लिखा गया है, इससे यही ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक ना। क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एनसीईआरटी का है, लिखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल
an electric dipole with dipole moment, an electric dipole with dipole moment 4 into an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 10 to the power minus 9 कूलम्ब मीटर cm, c बड़ा m छोटा, is aligned a double l I g n e d aligned at 30 degree, is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field, a uniform electric field, a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Full stop. Calculate the magnitude of the torque. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. Acting on the dipole. ठीक है, सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल मोमेंट मतलब P का वैल्यू दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्ब मीटर, और एंगल दिया गया थीटा 30 डिग्री। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। एक फिगर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इन दिया गया है, देखो ये P है और ये E है, इसके बीच का एंगल कितना, थीटा, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब P का वैल्यू दिया गया है, थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके साथ अलाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन, अलाइन का मतलब उसके साथ लाइन जिस तरह से बनाता है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, ये दिया गया है। तो इसका बोलता है टॉर्क जो यहां पर होगा उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी निकालेंगे, ठीक ना। P क्या होता है, सॉरी टॉर्क PE साइन थीटा होता है। P का वैल्यू एकदम ऐसा यूनिट दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। E का वैल्यू भी ऐसा यूनिट दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक ना। 4 इंटू 5 को बगल में लिखते हैं, 10 टू द पावर माइनस 9 है और इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो माइनस 9 प्लस 4 लिख सकते हैं। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, ये कट गया, 2 5 जा 10 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 4 मिलकर कितना, माइनस 5, फिर एक ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना, नहीं प्लस 1 है ना, माइनस 5 प्लस 1 कितना, तो दिक्कत न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जानना चाहें किधर होगा, बोलो। इसका डायरेक्शन टॉर्क का अगर हम जानना चाहें, बताए थे ना P क्रॉस E किधर होगा, पीछे या आगे, यहां पर बताओ। P क्रॉस E नहीं, इधर होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अरे P है ना, P पे ये रखना है ना, तो इस पार से रखाएगा कि उस पार से रखाएगा,
इस पार से अगर यहाँ पर रखेंगे तो कौन आ जाएगा बोलो, ये अंगूठा आ जाएगा ना। उस पार से रखेंगे बोर्ड इधर हो जाएगा, तो फिर पी क्रॉस है ये किधर हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि डायरेक्शन नहीं पूछे हैं लेकिन हम पूछे हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत, लिखो इसको, समझ में आ गया है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स कैपिटल ए एंड बी, उसका नाम है, ठीक ना, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, have their centers separated by a distance of 50 centimeter, full stop. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम, ठीक है। उसके बाद लिख लो द रेडियाई RADII रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, ठीक है। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी में लिखो ये ए था, बी नंबर, ये ए था, बी नंबर नीचे लिखो, बी नंबर पैराग्राफ चेंज करके। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved, HALVED, halved। ये एनसीईआरटी का 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले इसका आंसर लिख लो तो आंसर मिलाने में ठीक रहेगा। ए नंबर का आंसर लिखो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन। दूसरा का लिखो 0.24 न्यूटन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। टू इंसुलेटेड कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, इसका सेंटर को मिलाया गया है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दो इंसुलेटेड कॉपर का स्फेयर है, बहुत छोटा है, शुरू में लास्ट में बोला गया कि इसका रेडियाई बहुत क्या है, नेग्लिजिबल है। इसको क्या मान के चलेंगे, पॉइंट चार्ज। इस पर QA और QB दोनों पे चार्ज दिया गया कितना, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, ठीक ना। तो बोलो दोनों के बीच सबसे पहले अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, दोनों का चार्ज प्लस या माइनस, प्लस मतलब लाइक चार्ज मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन। वही शुरू में बोला है, क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, नहीं रिपल्सिव फोर्स है। तो सब चीज सही है, ये सिर्फ किस में है, सेंटीमीटर में है। तो FE
के Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर, के का वैल्यू बोलो 9, Q1 इतना है, Q2 भी इतना ही है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक ही चीज को, तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, जैसे 2 इंटू 2 लिखे या 2 का स्क्वायर कर दें। हाँ तो ये 6.5 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर बाय आर कितना 50, लेकिन किस में है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी को करना है कैलकुलेट, कुछ नहीं करना, अभी कुछ भी कटाना उठाना नहीं है। 6.5 का स्क्वायर 6.5 इंटू 6.5 लिख सकते हैं, और 10⁻⁻7 का स्क्वायर 10⁻⁻14 लिख सकते हैं, 10⁻⁻14। नीचे 50 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 5 का 2500 लिख सकते हैं, और 10⁻⁻2 का कितना 10⁻⁻4, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसका ये डेसिमल चला गया, नीचे कितना हो गया 100। चलो अब 9 इंटू 65 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻14 और ये +9 हो जाएगा, -4 ऊपर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 4, ये -2 और 25 इंटू 100 है ना, 25 इंटू 100 इसका भी 10⁻2 -2, कोई दिक्कत। तो नीचे अब सिर्फ कितना बचा बोलो 25, समझ में आ गया है ना, -2 -4 +4 खत्म। चलो इसको अगर कटाएंगे तो दिक्कत होगा, तो अब हम देखो क्या करते हैं, 65 इंटू 65 करने आता है कैसे, नहीं हम बताते हैं नया तरीका, कोई भी नंबर जो मतलब सेल्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है लेकिन उसका वंस प्लेस पे 5 है, ठीक ना, मल्टीप्लाई करने का तरीका 65 इंटू 65, सिर्फ ये 5 होगा तभी यूज होगा, ठीक ना। जैसे 45 इंटू 45 कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 5 कितना 25, इसमें 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 42, यही हो गया, ठीक ना, ठीक है। 45 करना है 25 और 5 × 4 20, ठीक ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये कितना हो गया 9 इंटू 4225 बाय 25। अब हमको करना क्या है, इसको कटाना है, ठीक ना। यहां पर कितना हो रहा है देखो, -14 + 9 मिलकर कितना -14 + 9 -5, ठीक ना। अगर ऊपर में 100 आ जाए तो 4 से कट जाएगा, कोई दिक्कत। ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में 100 से, डिवीजन से बचने के लिए। ये कितना हो गया 4, 9 4 जा 36, ठीक है, इंटू 4225 इंटू 10⁻⁻5 बाय 100। इसको करो तो कैलकुलेटर पे 36 इंटू 4225 जल्दी से, वैसे तो हम यहां पर कर सकते थे, ये याद रखोगी, ठीक है। 4225 इंटू 36 करो, नहीं हुआ रे, कितना बोलो ना 1, हाँ बाय 100 इंटू 10⁻⁻5, ये दोनों कट जाएगा। आंसर कितना बताए थे, ठीक है, आ जाएगा 1521 बाय 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 10⁻⁻5। देखो 1.5 है ना आंसर, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये पहले से था। अब ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो 1.5521 इंटू 10⁻⁻5
-5 और ये कितना +3, तो -5 + 3 मिलकर कितना -2। ये नहीं था आंसर, 1.52 ये नहीं था, कितना था आंसर? अरे 1.5, उससे उससे ज्यादा अच्छा आंसर है मेरा, नहीं है 1.521। ठीक है, कोई दिक्कत? 11th में नहीं पढ़ी हो? आंसर को लिखना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक ना। साइंटिफिक नोटेशन में यही लिखा जाता है कि जो नंबर होगा वो 1 से 10 के बीच में होगा और इंटू 10 का एक्सपोनेंट होगा। हाँ, कर कुछ भी इस तरह से करने का तो हम सीधा सिंपल तरीका भी समझा सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो इसलिए ये सब बताया है। अब देखो 25 को कटाना था, तुम लोग क्या करती अभी कटाती 5 से, हम क्या किए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर का 25 साफ हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करने का मतलब सीधा डेसिमल पुट करना होता है ना। और ये बताएं, 2-3 चीज नया बताए हैं, कोई दिक्कत? लिखो झट से। फिगर मिट गया है, बना दे क्या? हम फिगर बना देते हैं, इधर बना लो, क्या दिक्कत है? ये ए है, ये बी है, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी, ये दिया है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक ना। माइक्रो कूलम में दिया रहेगा तब ना, किसमें दिया है? कूलम में डायरेक्ट, हाँ तब कूलम में लाने के लिए, ठीक ना। या मिली कूलम में दिया रहेगा तो -10⁻³ से, यहाँ पहले से अच्छा से वैल्यू करके दे रखा है कूलम में। लिखिए दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट में बोलता है दोनों का चार्ज कितना हो जाता है, डबल, और डिस्टेंस हाफ। चलो फोर्स हो जाएगा, इसको लिखते हैं एफ डैश। चार्ज डबल हो जाता है मतलब पहले दोनों का चार्ज देखो मैग्नीट्यूड में सेम है तो डबल हो जाएगा। अगर एक का वैल्यू मानते हैं क्यू तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 2Q इंटू 2Q, नहीं बाय आर, डिस्टेंस आर, लेकिन अब कितना आर बाय, कोई दिक्कत? चलो 2 जा 4 KQ, और यहां पर आर स्क्वायर बाय कितना 4 होगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 जा KQ बाय आर स्क्वायर। बोलो शुरू में इसको Q ले लेते हैं, ठीक ना, और डिस्टेंस इसको क्या ले लेते हैं आर। तो शुरू में जो हम वैल्यू निकाले हैं ये एफ इतना निकाले हैं, और अभी बोल रहा है एफ डैश हमारा KQ बाय आर स्क्वायर का कितना टाइम्स, तो KQ बाय आर स्क्वायर यही तो ओरिजिनल फोर्स है, यही ना ओरिजिनल फोर्स है यहां पर, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश इक्वल्स टू, आगे क्या लिखेंगे 16 इंटू एफ ई, नहीं तो 16 इंटू, इसको बुक वाला बोलता है 1.5, नहीं 1.5 इंटू 10⁻⁻, 16 गुना 15, 16×5 80, 16×8 24, और कितना है आंसर 0.24 न्यूटन। चलो आंसर आ चुका है, लेकिन बुक का आंसर मिलाना है। 16 इंटू 1.5 करेंगे 24 होगा, ठीक ना, इंटू 10⁻। अब देखो 24.0 को 24 लिख सकते हैं, 0.24 बोल रहा है ना, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से क्या कर दिया, ये डिवाइड करेंगे तो 0.24, और ये 10⁻+2 इंटू 10⁻−2 10⁻0 कितना, ठीक है। इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक ना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। ये हम ले आए 16 इंटू KQ बाय आर स्क्वायर, और पहला वाला आंसर पुट कर दिए। हाँ NCERT का, ठीक ना, इसके पहले हम लगभग सब क्वेश्चन बनवा दिए हैं, अभी बताए हैं 11 बताए हैं, ये 12वां है, ठीक ना।
इसके बाद एक 13 नंबर है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसको भी बनवाएंगे अभी। ये सब छूटा हुआ था चूंकि डायपोल नहीं पढ़ाए थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर लिखो 13, ये 12 नंबर था, ठीक ना। 13 नंबर लिखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का ही ये क्वेश्चन बोल दिया है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन सपोज, in the previous question, suppose the spheres A and B, suppose the spheres A and B have identical sizes, have identical sizes, have identical sizes, full stop. A third sphere, a third sphere of the same size, a third sphere of the same size but uncharged, but uncharged is brought in contact, is brought in contact, is brought in contact with the first, brought in contact with the first, comma, then brought in contact with the second, then brought in contact with the second, and finally removed from both, and finally removed from both, finally removed from both, full stop. What is the new, what is the new force of repulsion, what is the new force of repulsion between A and B, between A and B? इसका आंसर लिख लो, अभी सॉल्व करेंगे। इसका आंसर लिखो 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। मिटा दिए, अच्छा डाटा है तुम लोगों के पास। देखो एक चीज पढ़ाए थे, ठीक ना, पढ़ाए थे, याद होगा, ठीक है, नहीं तो अभी फिर से हम बता रहे हैं। बहुत छोटा सा चीज था, बताए थे कि अगर मान लो ये ए, ये बी, दो स्फेयर है या दो कंडक्टर है, सेम मटेरियल का बना है, सेम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब जितना शेप साइज हो देखने में सेम है। प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखा है दोनों कॉपर का बना है, ठीक ना। कॉपर मतलब ये कॉपर का बना है, ये क्या है, ये कॉपर का बना है। इस क्वेश्चन में बोल दिया दोनों आइडेंटिकल है, मतलब जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका रेडियस है। तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का बना होता है, आइडेंटिकल होता है, तो हम पढ़ाए हैं कि दोनों को जैसे कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे मान लो इस पे 10 कूलम है और ये अनचार्ज है, क्या है, लेकिन है तो ये कॉपर का, और ये दोनों का साइज और शेप क्या है, सेम है। तो ये इस पे मान लेते हैं 10 कूलम है, जैसे ही इसको कांटेक्ट मिलाएंगे या दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे, दोनों पे बराबर चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर चार्ज हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए और दोनों सेम मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे ही इसको दोनों को हम किससे कनेक्ट, मतलब या तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाएंगे या दोनों को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो इस पे अब 10 नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। तो इस पे 5 कूलम, इस पे कितना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां पर ये ए है, ये बी है, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 50 सेंटीमीटर। इस पे चार्ज क्यू ए क्यू बी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं क्यू, वैल्यू दिया हुआ है। बोलता है एक तीसरा कॉपर का स्फेयर, शेप दोनों क्या है, आइडेंटिकल है इस दोनों के, ठीक ना, लेकिन वो क्या है, अनचार्ज है। तीसरा मान लेते हैं यहां पर सी, ये इस पे चार्ज क्या है, नहीं है अभी, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। इस पे चार्ज कितना है, क्यू है। इसको पहले बोलता है किसके साथ कांटेक्ट में लाने के लिए, एक, तो जानते हैं इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे चार्ज Q/2 हो जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, Q/2, ठीक ना। देखो अभी when C is in contact with, पहले किसके साथ कांटेक्ट बनाया जा रहा है, ए के साथ, तो therefore
क्यू ए क्यू सी दोनों के पास कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2, दोनों के पास बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि फिर इसको हटाकर फिर इसको, जिस पर अब कितना चार्ज आ चुका है, अब इसको फिर से किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, बी के साथ। व्हेन सी इज इन कॉन्टेक्ट विथ बी, देयरफॉर क्यू सी इक्वल्स टू क्यू बी। जानते हैं दोनों के पास बराबर चार्ज होगा, लेकिन अब कितना होगा, दोनों के पास बराबर चार्ज होगा ना, तो दोनों के पास बराबर चार्ज है। अब तो सी के पास भी चार्ज है कितना, Q/2, और बी के भी पास चार्ज है कितना, Q। अब जानते हैं दोनों को एक दूसरे से सटाएंगे तो उसके बाद दोनों के पास बराबर बराबर चार्ज होगा। कैसे निकालेंगे दोनों के पास कितना होगा, अच्छा हम 10 रुपया तुम 30 रुपया, ठीक ना, दोनों में दोस्ती हो गया, ठीक ना, बराबर बराबर पैसा क्या करेंगे, फाड़ के रख दें, आधा 10 तुम आधा 20 करोगी, कि दोनों जोड़ेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे ना। तो यहाँ पर भी दोनों का चार्ज जोड़ देंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से, हो गया हिस्सा बराबर, ठीक ना। तो अब क्यू सी इक्वल टू क्यू बी, इसके पास कितना चार्ज है बोलो, और इसके पास कितना है क्यू, बाई कितना, कोई दिक्कत, एलसीएम लेंगे तो 2Q + Q, 3Q/2 नहीं, 3Q/4, कोई दिक्कत। उसके बाद बोला क्या, ये करने के बाद ना इसको सी को वहां से हटा देना है, ठीक ना, वहां से हटा देना है। उसके पास अब इस दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ठीक ना। तो अब एक नया फिगर बनाते हैं, देखो नौ ए बी, डिस्टेंस r जो 50 सेंटीमीटर है। अब इस पे चार्ज कितना है, Q के पास कितना, QA Q/2, QB के पास कितना है, कोई दिक्कत, फोर्स निकाल लेते हैं। तो F के डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बोल रहे कुछ, हाफ हो गया ना, चलो ठीक है। तो के Q1 कितना बोलो, Q/2, Q2 कितना बोलो, और R कितना, R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सारा चीज इधर करते हैं, इसका काम नहीं था। के Q इंटू क्यू कितना, KQ², और 3 × 4, 3 ऊपर में है और नीचे 4 × 2 कितना 8 बाय, नीचे R² कितना 4 होगा। चलो ये कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर, थ्री बाय 8 × 4 × KQ²/R², लिखें, ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ नहीं, 3/8 R²/4, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक। F' 3/2 × ये किसका वैल्यू है, F का, F का है ना, चलो तो FE 3/2 FE निकाल लेते, बताओ तो आंसर कितना है, 1.5 × 10⁻²। चलो 3/2 हो जाता है 1.5, 3/2 1.5, 1.5 × 1.5 अभी बताए थे, 15 × 15 कितना बोलो, 25 ठीक ना। लेकिन इतना तो आंसर नहीं है, आंसर कितना है रे, कितना आंसर बताए थे, 1.5 × 1.5 2.25 × 10⁻²। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तुम हमसे जबरदस्ती हाफ करवा दियो, हाँ हाफ क्यों करवाई, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तब ये रह जाएगा कितना, ठीक है, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा, 3/8, कितना आया था पहला का आंसर बोलो, 1.5 × हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं।
3 डिवाइडेड बाई 8, 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1.5, 0.56, 0.56 इंटू 10⁻²। ये इसको तीनों को करेंगे ना, 0.56 इंटू 10⁻², ठीक ना। अब ये लाना है 5.6, कितना है आंसर? 5.625 और कर देते हैं 0.562 इंटू 10 इंटू 10⁻² और 10 से डिवाइड कर देंगे ना। अब बोलो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा, तो 5.6 और 2 है, इसमें कुछ लगता है 5.6, चलो इतना आएगा ना, और ये एक ऊपर जाएगा, पावर 10 का पावर -2 था, अब कितना हो जाएगा? -3। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आंसर समझे कैसे कैसे क्या किए, पता चला। ये पहला फिगर है, क्यू है, इस पे चार्ज कितना है? क्यू। ये पहला फिगर बनाओ, यहां पर हम फिर से बना देते हैं। क्यू ए कितना चार्ज है? क्यू। क्यू बी कितना चार्ज है? क्यू। डिस्टेंस कितना है? आर। इनिशियली शुरू में जब इसमें कोई सटाया नहीं गया था, तो एक दूसरा मतलब एक आइडेंटिकल स्फीयर ले रहे हैं, नाम क्या है? सी। उसके बाद ये कांटेक्ट में लाते हैं दोनों को इतना, फिर कांटेक्ट में लाते हैं किसके साथ? वी के, ठीक है। फिर फार्मूला लगाएं। चलो तो घर में जाके ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेल्फ अपने से बिना देख कर सॉल्व करना है, ठीक ना। जहाँ फंस जाओ देख लो सॉल्यूशन, कहाँ पर गलती हो रहा है, अपने से सॉल्व करोगे, ये अपने से बन गया बिना देखे, तो फिर कभी भी बन जाएगा, किसी भी वक्त बन जाएगा, ठीक ना। क्या वो जो f का वैल्यू फॉर्मूला में जो क्यू बाई टू वगैरह पुट किए इसके बाद का स्टेप ये इसके बाद यहाँ है, देखो ना, 3 4 2 8, 3/8 बाहर कर दिए हैं, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू में पहला क्वेश्चन में निकाले थे, यहाँ से लिखे, ठीक ना।